गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट। ये हम सब्जेक्ट में अपन वाणिज्यिक बैंकों के विकास की आधुनिक प्रवृत्तियाँ पढ़ रहे थे। उनमें हम सब ने पॉइंट नंबर 13 तक विस्तार से चर्चा कर ली थी। आगे के बिंदुओं का अध्ययन हम सब यहाँ पर इस वीडियो में माध्यम से करेंगे कि क्या क्या वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना होने के बाद में देश में आधुनिक प्रवृत्ति क्या हुई, उनमें क्या क्या विकास हुए। तो नवीन आकर्षक योजनाएं हम सब आज पढ़ेंगे। तो उसमें है उपभोक्ता ऋण योजना। उपभोक्ता ऋण योजना से तात्पर्य है कि भारतीय बैंकों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए। तो उनमें अधिक से अधिक, जैसे किसी को मान लो साइकिल है तो उसके पास बाइक कैसे आए, बाइक वाले के पास कार कैसे आए। इसी प्रकार से घरों में रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, तो इन सब के लिए ऋण का वितरण अलग से, ताकि लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति बढ़े और देश में इन सब साधनों का अधिक से उत्पादन हो और इस जीवन स्तर भी उनका बढ़े। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बैंकों के द्वारा उपभोक्ता ऋण योजना प्रारंभ की गई। दूसरा इसमें चलिष्णु बैंक। इसको क्या कहते हैं? चलिष्णु यानी मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंक कौन से होते हैं? जो चलते फिरते बैंक होते हैं। आपने देखा होगा कई बार, जैसे एसबीआई की गाड़ियाँ घूमती है, बस टाइप में होता है वो, और वो एटीएम भी रखते हैं, उसमें बैंक कर्मचारी भी रहते हैं। आपको उसमें खाते खुलवाना हो, रुपए निकालने या जमा करने हो, तो चलिष्णु बैंकों में आप लेन देन कर सकते थे। जैसे सबसे पहले भारत में 1950 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा चलिष्णु बैंक खोला गया। बाद में जयपुर बैंक, जो राजस्थान बैंक था, अब आईसीआईसी बैंक में इसका परिवर्तन हो गया था। तो ये भी एक चलिष्णु बैंक इसमें खोले। इनके सफल प्रयोग भी रहे। सब बैंकों की लगभग आज की तारीख में चलिष्णु बैंक मोबाइल बैंकिंग सुविधा दी जाती है। नाबालिग बचत योजना। नाबालिग बचत योजना से क्या तात्पर्य है? इसमें यह है कि जो बच्चे छोटे हैं, जिनको अभी वो बालिग नहीं हुए, उनमें भी बैंकिंग प्रवृत्ति बढ़े, वो भी अपना पैसा जमा कराए। तो इसके लिए उनके लिए नाबालिग बचत योजना प्रारंभ की गई। वो भी 100 रुपये से लेकर 5,000 तक जमा करा सके, या उनकी एक लिमिट कर दी गई 1,000 रुपये तक आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। उपहार योजनाएं। उपहार योजना से तात्पर्य है कि बैंकों में क्या कि बचत सप्ताह या पखवाड़ा बनाया जाता है। उसमें जो लेन देन करते हैं, खाते खोलते, तो उनको अनेक प्रकार के उपहार दिए जाते हैं। अभी यात्रा बाद में भुगतान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप यात्रा तो अभी कर लो और उसको किस्तों में आप चुका देना। तो ये एक इनकी स्कीम है। विनियोग सुझाव सेवा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वित्तीय सलाहकार की भूमिका के रूप में भी बैंक वालों ने सुविधा प्रारंभ करी है। साख पत्र। क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड तो सब जानते होंगे, साख पत्र से ज़रूर आप नहीं जाने होंगे। सभी बैंकों ने क्रेडिट कार्ड जारी करे। इसमें क्या होता है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है? डेबिट कार्ड में आपके पास खुद के पास पहले पैसा होना चाहिए खाते में, फिर ही आप उससे पैसे निकलवा पाते हो। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या, आपकी क्रेडिट पहले से तय रहती है कि आपके खाते में पैसे हो या नहीं हो, इतनी लिमिट है तो आप इतने लिमिट तक आप लेन देन कर सकते हैं। और उसमें आपको कैशबैक ऑफर भी चलते हैं आज के ज़माने में। तो ये सब फायदे उसमें होते हैं। और आपको पैसे ना हो और फिर भी आप खरीद पाओ, तो ये आपको एक सुविधा रहती है। कृषि एवं सामान्य ऋण। बैंकों के द्वारा कृषि कार्य के लिए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, हल पंप, ट्रैक्टर, रासायनिक खाद खरीदने के लिए भी ऋण देना प्रारंभ किया है। ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा से तात्पर्य
ग्राहक सेवा में ग्राहकों की क्योंकि ग्राहक ही राजा होता है। अगर उसकी शिकायतें दूर नहीं हुई तो वो बैंक से दूर होता चला जाएगा, उसका विश्वास नहीं रहेगा। और बिना बैंकिंग में बिना सेवा के कुछ भी नहीं है। तो गोईपेरिया समिति जो 1990 में स्थापित बनाई गई, उसकी रिपोर्ट पर ग्राहक सेवा पर अधिक ध्यान दिया गया तथा 1995 से बैंकिंग लोकपाल की योजना भी प्रारंभ हुई। यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भी बैंकों के द्वारा जैसे कंप्यूटराइजेशन इसमें किया गया, और आपका एक सीरियल नंबर दे दिया, ऑनलाइन अकाउंट खोले जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये आधुनिक बैंकिंग में नवीन आकर्षक योजना है। पर्यटन बैंकिंग, टूरिस्ट को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों के द्वारा यात्राओं के लिए, जैसे वो अभी यात्रा बाद में भुगतान जैसे था, तो उसी के तहत पर्यटन बैंकिंग के लिए पास जारी करना, यात्री चेक जारी करना, ये सब सुविधा है। अन्य सुविधाओं में इनके अलावा भी बैंकों के द्वारा कई प्रकार से योजनाएं विभिन्न विभिन्न प्रकार के लेकर के आते हैं, ताकि लोगों में बैंकिंग की प्रवृत्ति अधिक से अधिक बढ़े। अगला पॉइंट है अपन ने हिंदी भाषा को प्रश्रय एवं प्रोत्साहन। हिंदी भाषा को प्रश्रय यानी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, उसको अधिक से अधिक कामकाज में लेना, ताकि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता मिले। तो ये भी बैंकों के द्वारा हिंदी पखवाड़ा बनाया जाता है, हिंदी में ही लेन देन हो, इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है धीरे धीरे। सामाजिक बैंकिंग, सामाजिक बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? सोशल बैंकिंग में जैसे समाज के भिन्न भिन्न जैसे हाथ के कारीगर, जैसे मोची, कुम्हार, हथकरघा, मजदूर, दस्तकार, शिक्षित, बेरोजगार, इन सभी समाज के जो विभिन्न अभिन्न घटक है, इन सभी को ऋण वितरण कैसे हो। इनमें रिस्क तो रहती है क्योंकि इनके पास जमानत के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, तो फिर इसके लिए वो अपने को, लेकिन इनका उत्थान आवश्यक है। अतः सरकार के द्वारा इन सभी लोगों के लिए बैंकों के द्वारा ऋण वितरण किया जा रहा है, जो कि एक नई प्रवृत्ति अपने को देखने को मिली है। जबकि पुराने वाले वो जो निजी सेठ जी लोग थे, वो इन सबको बिना जमानत के आधार पर बोला, ना भाई ना, तेरे से पार नहीं पड़ेगी, इस प्रकार से कहते टरका देते थे या गिरवी रखते थे घर के ज़मीन मकान, तभी वो ऋण वितरण करते थे। अगला बिंदु है सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था। सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था यानी बैंकों में अब जो स्टाफ रखा जा रहा है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, शिक्षित और प्रशिक्षित और प्रोफेशनल डिग्री वाले, MBA वाले हो, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में एग्रीकल्चर में जो मास्टर हो, CA वगैरह को रखना। तो ये सब क्या है, तो ये प्रबंध व्यवस्था में सुदृढ़ता है, जिससे कर्मचारी की कार्यकुशलता भी का लाभ भी बैंकों को हुआ है और बैंकों की आर्थिक स्थिति से सुधरी और बैंक असफल होने से बचे हैं। अगला बिंदु है बैंकों में नवीन प्रौद्योगिकी। नवीन प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी से क्या तात्पर्य है? बैंकों में यंत्रीकरण, कंप्यूटरीकरण व्यवस्था की बात पहले से कही जा रही थी। तो रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर 2013 को भारत के सभी सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, पहले पूर्णतः नहीं थे, मर्जी थी, लेकिन अब कंपलसरी सबके लिए कर दिया गया। और डिस्प्ले बोर्ड लगाना, क्या रेट चल रही है बैंकों में जमाओं पर, ऋणों पर क्या दर है, और चेक और नगद धनराशि जमा करवाने के लिए मशीनों की व्यवस्था कर दी। ATM मशीनों में केवल पहले क्या होता था, विड्रॉ ही कर सकते, अब वहाँ पर डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसी वजह से चेक क्लियरिंग के लिए भी आपको लाइन में नहीं लगना, चेक को जमा कहाँ कर सकते हो, चेक मशीन में। पासबुक में एंट्री भी आप करवा सकते हो, जिसमें बार कोडिंग के तहत बार कोड लगाया जाता है पासबुक में, और आप एंट्री करवा सकते हो। अगला बिंदु है दूर संचार
नेटवर्क। दूरसंचार नेटवर्क से तात्पर्य है कि इन्होंने बैंकिंग उद्योग के लिए खुद के नेट की व्यवस्था इंट्रानेट इनमें किया गया है, ताकि हैकिंग की दिक्कत नहीं हो और उनके चेक वगैरह को क्लियर करना हो तो तुरंत क्लियर हो सके। अगला बिंदु है यंत्रीकृत चेक और समाशोधन गृह। यंत्रीकृत चेक से क्या तात्पर्य है? पहले जो चेक होते थे उनमें वो समाशोधन गृह में गए, वहाँ पर जाते, फिर उनको मिलान किया जाता, फिर क्लियर होता, तो लगभग 10-15 दिन उनमें लग जाते थे। आज क्या हो रहा है, आज की तारीख में CTS मानदंड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम CTS 2010 के तहत अब 1 जुलाई 2013 से CTS के तहत जारी चेक ही मान्य होंगे, और उनकी जो मान्यता अवधि थी वो 6 महीने थी, वो भी अब 3 माह कर दिया गया, अर्थात 3 महीने से लेट अगर आप डिले करते हो तो फिर आपका चेक मान्य नहीं हो पाएगा। अगला बिंदु है ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा से क्या तात्पर्य है आपका? यानी पहले भी अपन ने नवीन आकर्षक योजनाओं में पढ़ा था कि गोईपुरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई। इसी के तहत इन बैंकों के द्वारा ग्राहकों को अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई। इसमें एक समय कि आपको ग्राहक के लिए उनको अनावश्यक विलंब नहीं हो, भुगतान में, जमा कराने में नहीं हो, चेक वसूली में दिक्कत नहीं हो, ब्याज उनको सही दिया जाए, समय पर जमा किया जाए। तो ये सब ग्राहक सेवा के तहत आए हैं। उनकी शिकायतों का समाधान होना चाहिए, उनको ये महसूस होना चाहिए कि बैंक में मतलब आ गए आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल संस्कृति का विकास। बैंकों में बिलों की संस्कृति यानी जैसे विनिमय साध्य विलेख के तहत प्रतिज्ञा पत्र हो, विनिमय बिल हो, चेक हो, इन सबको लेन देन में आपको बढ़ावा देना, ताकि कैश के लेन देन कम से कम किए जाए। अगला है बहुस्थानीय खाते। बहुस्थानीय खातों से क्या तात्पर्य है हमारा? बहुस्थानीय खातों से तात्पर्य है कि ग्राहक के द्वारा एक ही बैंक में शाखाओं में खाता खोलकर उन्हें पता लगा सकते हैं कि, और ये शाखा एक शहर में भी हो सकती है और अन्य शहरों में भी, और आपको ऐसे बैंक में चेक बुक की सुविधा का उपयोग भी ट्रेवलर चेक के रूप में आप कर सकते हो, कि आप जैसे यहाँ से ले गए और फिर उस चेक को, ट्रेवलिंग चेक को क्या होता है, दूसरी जगह से बुला लिया, तो एक तरह से आपको पता चल जाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM का भी धीरे धीरे प्रभाव खूब हुआ है, और इसी से बैंकों की जो लाइनें थी, अगर ATM नहीं आते तो सीधा साधा बहुत लंबी लाइनें लगती और पैसे निकलवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती। और आज क्या है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो कैश का ही झंझट खत्म हो गया, ATM मशीनों में भी लाइन नहीं लगी रही है, लोग देखेंगे। तो ये नित नया परिवर्तन होता रहता है। तत्काल धन हस्तांतरण या ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्या है? इसमें आप घर पर बैठे बैठे, जैसे मान लो आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप RTGS बैंक में जाकर ये करवा सकते हो, नेफ्ट करवा सकते हो। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी तुरंत की तुरंत आपके दूसरे खाते में जहाँ भी जमा करवा रहे हो वहाँ पैसा चला जाएगा। और नेफ्ट में क्या होता है, 2 लाख से अधिक की राशि होती है, उसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के तहत वहाँ से पैसा जमा, तो उसमें 2 से 4 घंटे लगते हैं। घर पर बैठे बैंकिंग सुविधाएं, यानी घर बैठे, इसमें आपको जब भी पैसे मान लो जमा करवाना हो, निकलवाना हो, खाता खुलवाना हो, तो ये सब घर बैठे आदमी आएगा बैंक का और आपसे उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हो। टेलीफोन बैंकिंग में क्या होता है, आप फ़ोन करते हो, ये मेरे को ये इतने पासवर्ड और ये मेरे को इतने पैसे यहाँ जमा करवाने हैं, तो करवा सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग में आप
बैंकिंग आपके हाथों में, मुट्ठी में, ऐसा कुछ कह सकते हैं। बैंक वाले स्लोगन देते हैं। इसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में वेबसाइट पर जाओ या इसका ऐप तो उसमें आईडी पासवर्ड लगाओ और फिर आप किसी भी खाते में, मान लो चेकबुक की सुविधा चाहिए आपको, डिजिटल लेन देन में मतलब क्या क्या हुए उसका स्टेटमेंट चाहिए, या फिर आपको धन का स्थानांतरण करना है, तो वो आप बैठे बैठे कर सकते हो आसानी से। अन्य में क्या, जैसे मान लो इसके अलावा भी आपको क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, वो सब इसमें बैंकों के द्वारा जो नई प्रवृत्ति आती रहती है उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम सब ने करी। तो निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि बैंकों में विकास की आधुनिक प्रवृत्ति क्या है, जो आज़ादी के बाद से, जब से इनका, आज़ादी के पहले क्या था, सीमित था दायरा, जैसे इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ, तो इनमें सरकार को अधिक से अधिक शाखाएं खुली, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच हुई। इसके अलावा लोगों में बैंकिंग की प्रवृत्ति बढ़ी है, घर बैठे बैठे वो सारी सुविधाएं उठा सकते हैं। और रक्तवाहिनी नाड़ी जो कहते हैं आर्थिक जगत की बैंक है, तो उसको वाकई में इन्होंने फलीभूत किया है। अब हम सब आगे के चैप्टर में इनका अध्ययन करेंगे।